And at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, Mr. Anand Dubey. Anand Dubey ji, namaskar. नमस्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। जय शिवाजी। कैसे हैं सर? जय शिवाजी। सर अभी अच्छा हूँ। अभी वही चुनाव आयोग का फैसला देख रहा था जी। वाह चुनाव आयोग वाह, मैंने ट्वीट किया है अभी जी। आपने देखा फैसला? जबरदस्त। बताइए सर, क्या ट्वीट किया है आपने? आपने क्या ट्वीट किया पहले वो तो बताएं। सर चुनाव आयोग ने कह दिया कि शरद पवार जी की पार्टी नहीं, अजीत पवार जी की पार्टी है जी। और चुनाव चिन्ह घड़ी उनका है। क्या बात है सर। तो क्या बचा सर अब? वाह जबरदस्त। वो तो आनंद डुबे जी पहले ही आपको मालूम था यही होने वाला था। आप नहीं, अरे फिर भी एक कोई मानवता होती है, कोई कैसे कहे, एक आंखों का शर्म होता है। कमाल है लोग, क्या ठीक है। आई होप, जहां तक के शरद पवार जी का प्रश्न है, शरद पवार जी ने जो सलाह दी थी उद्धव ठाकरे जी को, शरद पवार जी वो अपनी सलाह को अमल करेंगे। शरद पवार जी ने ये कहा था उस चिन्ह को भूल जाओ, नाम को भूल जाओ, आगे बढ़ो। मैं उम्मीद करता हूं कि शरद पवार जी नए चिन्ह के साथ, नए नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद सिर्फ ये कर सकता हूं। सही। सर हाल ही में उद्धव जी ने अलीबाग के अंदर एक बहुत बड़ी सभा ली, जिसमें उन्होंने मोदी जी की गारंटीज को बड़े अच्छे तरीके से उसका स्पष्टीकरण दिया, एक्सप्लेन किया उसको कि मोदी की गारंटी असल में होती क्या है। आपको याद है सर आनंद दुबे जी? जी जी जी, मोदी जी की गारंटी है विपक्ष को खत्म कर दूंगा। नहीं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी उन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि बड़े से बड़ा गुनहगार भी होगा तो अगर वो बीजेपी में आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी है कि मैं भ्रष्टाचारी आपको कहूंगा और जब आप मेरे बगल में आके खड़े होंगे तो आपको बड़े हृदय से अपने गले लगा लूंगा। मोदी साहब की गारंटी यह है कि विपक्ष के लोग दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। वह विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। पहले कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे, अब विपक्ष मुक्त भारत चाहते। शायद ही भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री की सोच ऐसी रही होगी कि मुझे इस देश में विपक्ष चाहिए ही नहीं। 543 सीटों पर केवल और केवल हम बैठेंगे। हम ही सरकार हैं, हम ही सरदार हैं, भले ही न हो हम असरदार हैं। क्या करें? जी। आदित्य ठाकरे जी ने लगातार जो फायरिंग इंसिडेंट हो गया उल्लासनगर में, वहां से लेके आदित्य ठाकरे जी ने जिस प्रकार से आलोचना करने लगा था कंटिन्यूसली, बोले कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ उल्लासनगर के फायरिंग वाला इंसिडेंट नहीं है। उससे पहले भी एकनाथ शिंदे जी के एक एमएलए ने बंदूक निकाल कर फायरिंग किया था गणपति प्रोसेशन में, आदित्य ठाकरे जी का कहना है। आगे जाके वही एक एमएलए के लड़का ने एक बिजनेसमैन को किडनैप किया, वो भी एकनाथ शिंदे जी के गुट के एमएलए के बच्चे, एमएलए के जो नॉर्थ बीजेपी का कार्यकर्ता को पीटने वाले, वो सीसीटीवी में कैद है। तो अलग बीट अप एक लेडी को मार दिया आदित्य ठाकरे जी, जो उसका आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी को पीटा है। तो 2 साल में कंटिन्यूस हम यही देख रहे हैं, रॉयड पे रॉयड, अलग फाइट, यानी मिसयूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स। तो क्या ये कुछ सरकार पे असर? आपने, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने आलोचना की है, आदित्य ठाकरे जी ने आलोचना किया, सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार साहब ने कहा फेलियर, ये जंगल राज है, जंगल राज। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि देव फडणवीस जी हैज टू रिजाइन, होम मिनिस्टर है। तो दुबे जी क्या चल रहा है? आदित्य ठाकरे जी का आलोचना कैसे देखते हो आप? आदित्य ठाकरे जी 100% सही बात कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछले 1.5 वर्षों में महाराष्ट्र में गुंडों की बढ़ोतरी हुई है, उनका पालन पोषण हुआ है, सबने देखा है। शिवसेना में जो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना है, उसमें एक नगर सेवक कह रहा है कि मुझे गोली बीजेपी का व्यक्ति मार रहा है, जो विधायक है। जो गोली मार रहा है वो कह रहा है कि एकनाथ शिंदे इस गुंडे को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे लूट मचा रखे हैं इस समय थाना डिस्ट्रिक्ट में। कोई पेरोल पर छूटा है, वो मंत्रालय में अपना रील बना रहा है। कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स है, लेकिन वो नेताओं को बुके देते हुए मिलता है। हम नहीं समझ रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है। क्या ये जंगल राज नहीं है? कैसा होता है जंगल राज? जहां पर संविधान और कानून का कोई डर न हो, जहां पर कोई मर्यादा न बची हो, यही तो जंगल राज है ना। और यह सरकार अपने आप को ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है,
लेकिन जहां नगर सेवक और विधायक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी करते हो, गोली मारने वाला भी सरकार में है, गोली खाने वाला भी सरकार में है, दिन दहाड़े ये घटना कैद हो और रही है सीनियर पीआई के कैबिन में। हाँ, और सीनियर पीआई उस केबिन में नहीं है। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। क्या कहीं पुलिस ही तो नहीं मिलकर ये सब करवा रही है? क्या कोई आदेश तो नहीं दिया है कि आप हमारे पुलिस स्टेशन में बड़े आसानी से एक दूसरे को मार डालो क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा आपको मिल जाएगी? ये बड़ा राजीव सर चिंता का विषय है। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आता। आपको याद आता क्या? प्रदीप जी और मैं अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं काफी देर से कि किसी सिटिंग एमएलए ने किसी लीडर, किसी और पार्टी के लीडर पर, जो दोनों पार्टियां सरकार में हैं, अलायंस में हैं, उसके ऊपर गोली चलाई हो। आज तक कभी मुझे याद नहीं आता। आपको याद आता है आनंद के साथ? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बिहार में नहीं होता यार। वही दूर दराज के जो थोड़े राज्य पिछड़ गए हैं मुख्य धारा से, यदि वहां कोई ऐसी घटना हो तो समझ सकते हैं कि नो सर, नो, आई डोंट रिमेंबर दिस, नॉट इन बिहार, नॉट इवन। मैं वही कह रहा हूँ अभी तो यूपी इतना सुधर गए हैं कि यूपी का हम लोग नाम भी नहीं ले सकते। नहीं, यूपी तो अभी बहुत आगे निकल रहा है सर। यूपी बहुत आगे निकल रहा है और यूपी में रोजगार जब आ जाएंगे तो वहाँ का पलायन भी रुक जाएगा। तो जो पीड़ा एक उत्तर भारतीय होने के नाते, एक हिंदी भाषी होने के नाते हमारे पूर्वजों ने झेली है कि काम रोजी रोटी के लिए दूर जाना पड़ता है, तो यूपी के जो आने वाली पीढ़ियां उनको वहीं काम मिल जाए, ऐसा मैं दिल से भी चाहता हूं। नहीं, दुबे जी, बीजेपी इसको शोकेस कर रहा है। बीजेपी इसको शोकेस कर रहा है कि पहले यूपी वाज फेमस फॉर कट्टा, यानी जो बंदी कंट्री में रिवॉल्वर, रामपुरी चाकू, ये इसके लिए बहुत फेमस थे। और आज फेमस है ब्रह्मोस मिसाइल बना था वहां पर, ब्रह्मोस मिसाइल, वहां पर ड्रोन्स बन रहे हैं, वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट, हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं यूपी में। तो यूपी में आप एक टोटल जो डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो बीजेपी इसको शोकेस कर रहा है। क्या आपको लग रहा है सही है दुबे जी? अभी आप ना बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अगर काम कोई कर रहा है और उसका क्रेडिट लेता है तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए राजनीति में। राजनीति में हमारी वैचारिक लड़ाइयाँ हैं, कोई मनमुटाव तो होता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 7-8 वर्षों में यूपी में डेवलपमेंट हुआ है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और पलायन रुक जाए, लोगों को वहीं काम मिले, जीडीपी सुधर जाए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, अपराधी मारे जाएं, जेल जाएं, ये तो अच्छी बात है ना। इसमें तो कोई एक राजनीतिक विपक्ष होने के नाते भी मैं उनका समर्थन ही कर सकता हूँ। लेकिन ये आप बताएं सर, संजय राउत साहब ने कहा कि ये तो गैंग वॉर है जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये वाला गैंग और वो वाला गैंग। क्या ये आप मानते हैं गैंग वॉर है? 100% ये क्या है, गैंग वार जैसा ही तो है। गैंग वार में तो कम से कम पुलिस स्टेशन में गोलीबारी नहीं होती, पुलिस स्टेशन के बाहर होती है, गलियों में होती है, छुपे छाप होती है। यहाँ तो दिन दहाड़े जिस प्रकार की गोलीबारी हो रही है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड दैट टू अंडर सीसीटीवी। हाँ, और ये पता नहीं ये राज्य को किस दिशा में ले जाएगा। जब ये घटना घटी थी तो हमारी पार्टी ने और भी पार्टियों ने इस बात का विरोध किया कि सरकार में बैठे हैं उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की, जिनके पास पुलिस विभाग है, सरकार में बैठे हैं मुख्यमंत्री जिनका करीबी वो नगर सेवक है। यदि मुख्यमंत्री अपने नगर सेवकों को नहीं बचा सकते हैं सर, नगर सेवक तो नहीं, एमएलए हैं। आई थिंक ही इज एन एमएलए, राइट? नहीं, एमएलए नहीं, नगर सेवक गणपत गायकवाड़ जी नगर सेवक नहीं, क्या? नहीं, वो एमएलए है, वो एमएलए है। अच्छा, दूसरा वाला जो है नगर सेवक है, वो नगर सेवक, और वो एकनाथ शिंदे का करीबी है, वो एकनाथ शिंदे का करीबी है। अगर मुख्यमंत्री के करीबियों को भारतीय जनता पार्टी के करीबी गोली मार रहे हैं तो इसमें भाई विपक्ष की तो कोई गलती नहीं है ना। गोली खाने वाला, गोली मारने वाला दोनों हमारे दल से नहीं है, और दोनों सरकार हाँ, और न तो सरकार हमारे दल की है, तो और दोनों सरकार में। अच्छा, तो आनंद जी ये बताइए कि इनमें गोली चलाने वाला या गोली खाने वाला, दोनों में से कोई भी अगर विपक्ष का होता तो आज बीजेपी क्या कह रही होती? और बीजेपी के सारे चैनल जो हैं वो क्या कह रहे होते अभी? साहब, जो बीजेपी के जो सारे चैनल हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, ये हमारा जीना मुश्किल कर देते, हमें ही पकड़ ले जाते, सरकार को ही गिरा देते, राज्यपाल को आगे भेज देते।
लेकिन क्या करें सर? लेकिन आई थिंक यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, बहुत कॉल्स आ रही हैं सर आपको, मुझे लग रहा है शरद पवार जी के ऊपर बड़ी कॉल्स आ रही हैं, हर एक कुछ आ रहा है कि आप शरद पवार जी के ऊपर बात करें। जी जी, आपने एकदम सही पकड़ा, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, जी। मैं इन लोगों को व्हाट्सएप पे बात करूंगा। जी नहीं, नॉट टू वरी, वी वोंट कीप यू लॉन्ग, कोई ज्यादा देर आपको हम नहीं रोकेंगे, प्लीज डोंट वरी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाई इज द होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली? मतलब जितनी गंभीरता से ये इंसिडेंट लेना चाहिए, मुझे तो लगता है बहुत गंभीर इवेंट है यार। आनंद दुबे जी, ये जो गोलीबार हुई है ना, जी अति गंभीर है, मैं कहूंगा अति गंभीर है, और आने वाले समय में एक प्रकार से ऐसा इनको मापदंड स्थापित करना चाहिए कि ऐसी गलतियां दोबारा न होंगी, उसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। आपने रिवॉल्वर के लाइसेंस किसको किसको बांट दिए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जब पुलिस स्टेशन में सीनियर की केबिन में आप बैठे हैं और वहां सीनियर मौजूद नहीं है, और आप अपने रिवॉल्वर से गोली चला रहे हैं, और बाद में जो बाहर से दौड़ के आ रहे हैं वो भी मारपीट कर रहे हैं, ये सब बहुत ही जांच का विषय है। अगर सरकार इसकी जांच करवाती है, निष्पक्ष जांच, भले विधायक उनकी पार्टी का है, तब तो सरकार को 5% सहानुभूति मिल भी सकती है। अन्यथा सरकार 100% फेल है। लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए जो कि गैंगवार करवाती हो, हिंसा करवाती हो, आगजनी करवाती हो। ऐसी सरकार कौन चाहेगा? तो हमारे राज्य के नौजवान शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं। तो दुबे जी, जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, शरद पवार जी के डिसीजन, पार्टी के डिसीजन जो आया है उनके खिलाफ, यानी जो एक दिग्गज नेता जो महाराष्ट्र के हैं, जिसने खुद एनसीपी को फ्लोट किया, आनंद दुबे जी, लोकतंत्र खतरे में है, जो जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है, ऑपोजिशन लीडर्स बीइंग टारगेटेड, और जो इंडिपेंडेंट संस्थाओं को बीजेपी ने अपने काबू में रखा है, मोदी जी ने अपने काबू में रखा है। तो राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी जो बार बार कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या ये सच होके आ रहा है एक के बाद एक? आप सफर हो गए, आपके बाद शरद पवार सफर हो गए, कैसे देखते हो आनंद दुबे जी, लोकतंत्र खतरे में? कल आपने चंडीगढ़ के मामले पर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी सुना? चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस जी का, उन्होंने क्या कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस ढंग से रिटर्निंग ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध स्थिति में पाया जा रहा है, यह गड़बड़ कर रहा है, यह गलत बात है। अब बताइए, हम तो विपक्ष में हैं, हम चलिए एक आपके राजनीतिक शत्रु हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय चीफ जस्टिस तो भारत के सर्वे सर्वा हैं। वो यदि कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो अपनी विवेक बुद्धि से कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, सबूत के आधार पर कर रहे हैं। फिर भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है तो क्या कहें? अब केवल और केवल जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर यदि कोई बैठा है तो वह है जनता की अदालत। जनता की अदालत में जब मामला आएगा, अब आने ही वाला है 2-3 महीने में, तब फैसला हो जाएगा। तो अब तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि नहीं सर? जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनकी आंखें अब खुलेंगी या नहीं खुलेंगी कि शरद पवार साहब करता धरता सबसे दिग्गज नेता पूरे भारत के, सिर्फ यहीं के नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, उनकी खुद की बनाई हुई पार्टी वो उनके हाथ से छीन ली गई, सिंबल छीन लिया गया, चिन्ह भी छीन लिया गया। अब तो क्या इंडिया अलायंस के लोग इकट्ठे आएंगे या अब भी एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे? इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हैं, कुछ मतभेद जरूर हैं सीटों को लेकर, लेकिन एक खुशी की बात है कि वंचित बहुजन अघाड़ी अगर महाराष्ट्र में हमसे जुड़ जा रही है, जिसकी की संभावना है, बातचीत चल रही है, तो आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी सीटें आएंगी। उसका कारण है 2019 में शिवसेना का 23% वोट, कांग्रेस का 16% वोट, राष्ट्रवादी कांग्रेस का 15% वोट और वंचित का 7%। अगर चारों को आप मिलाएंगे तो 61% के से ज़्यादा ये वोट बैंक हो रहा है। तो हम 45 से 43 सीटें जीत जाएंगे अगर इस आधार पर हम बात करें, तो जरूर मजबूत हो रही है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर अभी बातचीत चल ही रही है और उम्मीद है कि 2-4 दिनों में ये मामला भी सुलझ जाएगा
और 20 तारीख आते आते एक महागठबंधन की तस्वीर करीब करीब सामने आ जाएगी। सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं बचेगा। डुबे जी, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और लीडर है, उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय मुहूर्त ठीक नहीं था। क्या आपको लग रहा है मुहूर्त ठीक नहीं था कि जहां जहां से राहुल गांधी गुजरते हैं वहां वहां के अलायंस टूट जाता है, चाहे ममता बनर्जी हो, आगे जाके नीतीश कुमार हो, आगे तो ये क्या मुहूर्त का प्रॉब्लम था? आप इसको कैसे देखते हो डुबे जी? देखिए, मैं अगर सच्ची बात करूं, चूंकि राजनीति में आजकल लोग सच्ची बात कम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। अब जिन जिन राज्यों में पहले से ही गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, गैर भाजपाई सरकारें हैं, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस से ही लड़ाई कर कर जीतती हैं। बिल्कुल। तो अगर उन राज्यों में कांग्रेस जाएगी तो उनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। इसके लिए वो थोड़ा सा समय लेते हैं। समय लेना कोई गलत बात नहीं है, राजनीति में समय लीजिए, एक अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत दोनों का तालमेल बैठाइए। और भारतीय जनता पार्टी को हराना आपका भी मकसद है, कांग्रेस का भी मकसद है। जब शत्रु एक है, मकसद एक है, तो समय लीजिए, लेकिन दुरुस्त लीजिए। तो हम समझते हैं कि यही एक अड़चन या यही एक उलझन उन पार्टियों की होती है जहां जहां कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी जी की यात्रा जाती है। लेकिन अखिलेश जी ने ये कहा कि ये बड़े बड़े इवेंट करते हैं, जैसे अभी न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन हमें इनवाइट नहीं करते। आपको याद होगा राजीव जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उत्तर प्रदेश से गुजरी थी, तब तो इनको इनवाइट किया गया था ना, लेकिन उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख के कि आपको शुभकामना है, बट हम अपने दूसरे कामों में व्यस्त हैं। लेकिन आपको इनवाइट किया था, आप साथ में भी चले थे, आदित्य ठाकरे जी साथ में चले थे, राहुल गांधी। हम शेर लोगों की पार्टी हैं। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को मानने वाली पार्टी। एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाएंगे। चलते दुबे साहब, आई कैन सी दैट यू आर इन अ हरी. I think you are under pressure from a lot of channels, so I will not keep you for too long. You are a very dear friend of ours. We don't want to put you in an embarrassing situation. But no, please carry on, sir. Not to worry. No, sir. You are very senior journalist, sir. I will give you my whole time. Don't worry, sir. Sir, चलते 9 बजे तक। Sir, you are like a younger brother. डुबे जी 9 बजे तक है। You are like a younger brother, sir. I want to know from you. आप अपना राजनीतिक विश्लेषण दें कि शरद पवार साहब और उनकी पार्टी के साथ जो आज हुआ है, जिसके ऊपर आपने इतना खूबसूरत ट्वीट भी किया है अभी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की राजनीति पे और महाराष्ट्र की राजनीति पे, वो जरा बताएं सर प्लीज। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स संदिग्ध हैं, ये बात अब देश में लोग चर्चा करते हैं, वैसे अब चुनाव आयोग भी संदिग्ध हो रहा है धीरे धीरे। दोनों फैसले किसी को पचे नहीं। चंडीगढ़ का मामला अभी हाल ही का है, 2 दिन पहले का, वो भी किसी को पचा नहीं। तो एक शरद पवार जी के प्रति और सहानुभूति लोगों की बढ़ेगी। शरद पवार साहब महाराष्ट्र के राजनीति के धुरंधर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। शरद पवार साहब ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। उस पार्टी में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और धनंजय मुंडे जैसे नेताओं को उन्होंने लाया, उन्होंने पद दिया, मंत्री बनाया। आज वो सब इकट्ठे होकर उनके खिलाफ चले गए और ये चुनाव आयोग मान ले रहा है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में आ गई है। और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में आने का मतलब सीधा प्रभाव लोकतंत्र पर पड़ेगा, संविधान पर पड़ेगा। लोकतंत्र कमजोर होगा तो संविधान कमजोर होगा, संविधान कमजोर होगा तब भारत का नागरिक कमजोर हो जाएगा, और भारत का नागरिक कमजोर हो जाएगा तब देश महान कैसे बनेगा, कैसे सबका साथ सबका विकास होगा। तो आज की घटना बड़ी निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला है। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। लेकिन आपको प्रोत्साहित जरूर करेगा ना ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस जो बिखर रही थी, जो टूट रही थी, मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद आप लोग शायद एकजुट हो जाएंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। नहीं, हम पहले भी एकजुट है। शरद पवार साहब, शिवसेना और कांग्रेस तो महाराष्ट्र में एकजुट है। वंचित के आने के बाद 4 हो जाएंगे। पूरे देश में भी शरद पवार साहब के अनुभव का जरूर उपयोग और लाभ होगा, क्यों नहीं होगा। डुबे जी, मगर आपका इंडिया अलायंस, जो मोदी साहब इंडिया अलायंस बोल रहे हैं,
मोदी साहब का कहना है ये इंडी अलायंस भ्रष्टाचार से ग्रसित है, परिवारवाद से ग्रसित है, तुष्टीकरण से ग्रसित है, घोटाले से ग्रसित है और राष्ट्र विरोधी आइडियल से ग्रसित है। तो आप कैसे मोदी जी को चैलेंज करेंगे? बिकॉज ये सब जो 5 चीज है उसमें बीजेपी बहुत आगे, मोदी जी का कहना है कि बहुत लोगों के दिल में जगह बना चुका है जो आप लोग नहीं बना सकते। ये 5 फैक्टर में आपका रेशो बहुत कम है। दुबे जी, हम जनता के दिल में जगह, अभी आपने देखा कि कर्नाटका में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, तेलंगाना में चुनाव हुए, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं मिली लेकिन बहुत ज़्यादा गम भी नहीं मिला। तो जनता के दिलों में हम ज़रूर कहीं न कहीं हैं, भले उसकी संख्या कम होगी। 2019 में 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो करीब करीब 11-12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को दिया और बहुत सारे लोगों ने न कांग्रेस को दिया और न बीजेपी को दिया, अन्य दलों को दिया। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं इन 5 वर्षों में जिस प्रकार विपक्ष को इकट्ठे रहना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं कमजोरी तो थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से जिस प्रकार इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ा है, अगर एक नीतीश कुमार जी का अपवाद छोड़ दूं तो बाकी इंडिया गठबंधन ने अच्छी तरह से काम किया है कि प्रधानमंत्री जी को घमंडिया कहना पड़ा और उसके बाद एनडीए 38 लोगों के साथ मिलकर बनाना पड़ा। तो ये डर ही है और ये इंडिया के लोकप्रियता की जीत ही है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी और कसर बाकी है। उम्मीद है कि 1-1.5 महीनों में हम वो पूरी कर लेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने खुद आलोचना किया था कि हम लोग साथ में मिल रहे इंडिया अलायंस, मगर ये चाय पार्टी हो रहा है, ये चाय पार्टी हो रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है, कोई सीट शेयरिंग ठोस नहीं हो रहा है। अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, चाय पी के चले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कहा कि अभी आप मोदी जी को रोके नहीं तो इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। 2024 में अगर मोदी जी जीतते हैं तो इसके बाद डेमोक्रेसी के एंड है, खात्मा है, उसके बाद लोकतंत्र बचेगा नहीं, उसके बाद टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेटिव और डिक्टेटोरियल एक लीडर बनेगा जो हर चीज अपने हाथ में ले रहे। तो क्या वो स्थिति कुछ चेंज हुआ है, आपको लग रहा है डुबे जी? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि आप सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मित्र हैं, तो अपने मित्र को समय समय पे आईना दिखाते रहिए ताकि उसकी भलाई हो सके। अगर आपके कुछ कटु वचन कहने से कोई मजबूत होता है, सफल होता है अपने जीवन में, तो कहिए। तो ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई ये चर्चाओं का दौर अब धीरे धीरे बंद करिए, अब नतीजों पर आइए, एक ठोस फैसला लीजिए, सीटों का बंटवारा करिए, कौन कहाँ भाषण देगा, किसकी रैली कहाँ होगी, कौन कहाँ जाएगा, समन्वय कैसे स्थापित होगा, ये सब पर अब काम कब होगा। तो उसको लोगों ने माना है, उस पर काम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई हैं, समन्वय समिति स्थापित हो गई है, उस पर वर्किंग हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 20 फरवरी से पहले पहले बहुत कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। तस्वीर जो आज धुंधली है वो एकदम क्लियर और खूबसूरत हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू, जय भवानी। Well, real rock and roll. Mr. Sharad Pawar loses his party, loses his symbol. Exactly what happened to everybody in this whole country knew everything. What is the outcome of the decision? Yes, absolutely. And if it was in favor of Sharad Pawar, that would be a big surprise. Actually, absolutely, I agree with you. So, for everybody to tell that it's a shocking decision itself is shocking because nobody believed that it would be the Sharad Pawar way. Yes. But then the greater impact is we talk about the constitution, the 4 pillars of our constitution, we talk about democracy, we talk about India being the guiding light where democracy is concerned, where equality, liberty is concerned. And then we find though Rahul Gandhi is keeping on telling continuously from the past few years, Loktantra khatre mein hai, democracy is in danger, judiciary is being intimidated. All the independent institutions are being, hijacked by Prime Minister Modi. Now, dhire, the Supreme Court itself said, as you said, the Chandigarh mayoral polls that I will not let this happen.
That's right. I will not let this happen where democracy is But concerned. Pradeep ji, that is not the final order of the Supreme Court. I heard the entire exchange. It is absolutely true that the Chief Justice of India was very angry at it. Quite true. And he's also put a stay on the entire proceedings. But you should have also heard the Solicitor General, Mr. Tushar Mehta. He said, Your Lordship may please look at the entire footage. So we don't know what the final order would be. Please remember, in the case of Manish Sisodia, the court, the same Supreme Court, not the Chief Justice's court of course, had repeatedly asked the Enforcement Directorate, where is the proof, where is the evidence, and still refused to give bail to Manish Sisodia. Now, I think same thing with Sanjay Raut. I think the court was going and asking in every hearing yes, that you're asking for extended custody, but what is the proof? What is the proof? What is the proof? And ultimately, after 103 days in custody, the court found out that your evidence is not at all there. yeah, but Manish has been in jail for over a year. Yes, it's been over for a year. So now, Yeah. whom do we blame? Do we blame the system? Do we blame the lack of steady independence, intellectual integrity, judicial integrity among the judiciary officers? Are we going to blame the executive that your officers But I still are can't figure out- carrying out a political vendetta? But Pradeep ji, I still can't figure out one thing. Mr. Ajit Dada Pawar does not like his leader anymore, Sharad Pawar. So he separates from the party, splits from the party, and goes away and forms another group. Why does he want to continue with the same party name and the party symbol? I don't understand this. I mean, you make your own party. That's exactly what everybody close to Sharad Pawar has been saying. Make your own party. And the election symbol and the election commission's decision on both Mr. Uddhav Thackeray, that is the Shiv Sena, and the NCP is, I think, somewhat strange. But perhaps I'm not legally qualified to understand. God knows. I But don't know. both of them are landmark judgments. They Of are- the election commission. Yes, landmark judgments of the election commission, which will be followed by every whenever this kind of conflict arises, they will refer to this particular judgment. Which means Here, the Which judgment means was the- already arrived at first, and then you based your entire order based on that. Which means the number the order of- was ready. because at the end of the day, this means the majority of legislators, that is elected representatives, determine whose party it is. It's not the party rank and file which determines whose party it is. That's it. Sir, in both, if you see, probably Balasaheb Thackerayji, when he was there, he never monitored the nitty-gritties of what an organization would happen. The same with Sharad Pawarji. He had given this entire job, entrusted job, the entire job to Ajit Pawar. Ajit Pawar was handling the day-to-day affairs of running the party continuously. He had hands-on experience on every, from taluka se leke, ward se leke, आप MPs constituencies of देखोगे, it was Ajit Pawar who was handling it, and Sharad Pawar's trust was on Ajit Pawar. Now, Ajit Pawar has manipulated the entire organization towards his benefit. He knew what to touch, what to bring, what file, which people to get along on board. So probably he has the test for what the courts have asked. He has fulfilled the test because the organization was hands-on on the organization. Same cannot be because Sharad Pawarji was into national affairs. He never probably believed in cutting into the organization and controlling the integrities. Now this is, I think, a case study for management graduates that leadership. How long do you delegate your authority? How you trust your most trusted person? Do Can you you think trust him that, for? do you think that matters? I think the judgment was already arrived at. No, that's what I'm saying. Long time ago. Long. The order was that it is Ajit Pawar's party, and then everything fell in place. How is it Ajit Pawar's party? That's right. The same was with Uddhav Thackeray. This party belongs to Eknath Shinde, and then after that they found all the justifying, everything was put together. The order was made, but first the judgment was already out that this is the way it has to be. But then these are all landmark judgments, sir. What you're saying, the most serious consequences is wherever there's going to be a conflict of democracy, you are going to refer to these orders. So unless the Supreme Court overturns this and calls this trash, this is the law of land. Which I doubt very much. I don't think the Supreme Court will be able to constitute a bench so fast to be able to hear it. We are still awaiting the Uddhav Thackeray Eknath Shinde judgment. I don't know what's going to happen as far as this particular thing is concerned. What the Supreme Court did at that time was to refer the matter to the Speaker, and we saw the Speaker's order.
in terms of the Uddhav Thackeray and the Eknath Shinde judgment. And of course, the Uddhav Thackeray faction has gone in appeal. Even that appeal has not been heard so far. So I don't really know what's going to happen now. In any event, perhaps Mr. Pawar should now heed his own advice, the advice that he gave to Uddhav Thackeray. Then No, I want to just move on. discuss Move on. Sharad Pawar's advice on leadership, on how Yes. a person at the head of the party should know what are the rumblings within the party. Yes. He should know when there is trouble coming within the organization. And his advice that Uddhav was absolutely lackluster, were attending to the problems of Mantralaya was concerned, attending Mantralaya itself was concerned. And now suddenly, I don't know what, I would like to see his experience about himself. You know, the book refers, because he has criticized Uddhav Thackeray in his book, the way he has handled the party, and his leadership qualities and credentials was questioned. The very fact that his intelligence system was not there, that such a big faction was breaking away, he never knew it. And what happened to him? I mean, the same things that happened to him, and he was not aware himself. So according to the Election Commission, it's not a faction which is broken away. It is a party which is broken away, and a small faction of the party is with Sharad Pawar. That's it. The real party is with Mr. Ajit Dada Pawar. That's what the Election Commission says. I think Sharad Pawarji faltered the first because he was the person who said there is no split in the party. Yes. The party is intact. So if It there's is no intact. It is intact. there's no split in the party, and the whole organization is Ajit Pawar, then automatically he has fallen for his own decision. So now we'll see what Sharad Pawar is really made of, because he has never had to experience anything like this. Usually he has caused the split, and he has been head of a new party. This time his own party has been split, well, by his nephew, and now he is the one at the receiving end. So we'll have to see now what he is made of. शरद पवार जी में कितनी ताकत है, कितना दम है, कितने वो बहादुर हैं, और कितनी राजनीतिक अक्ल उनमें है, वो अब सामने आएगा. Let's see what happens now in the next couple of months. Oh, sorry, in the next couple of weeks. He doesn't have months, he has weeks. And nobody has weeks. I mean, nobody has months, nobody has weeks also. Yes. Well, that's just about it for tonight's show, with the news that Mr. Sharad Pawar has lost his party. The NCP has been given to Ajit Dada Pawar. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब अजीत दादा पवार साहब की है, और जो घड़ी का चिन्ह भी है, चुनाव चिन्ह, वो भी अजीत दादा पवार का है. ऐसा चुनाव आयोग ने आज अपना फैसला लिया है. Let's take a look at some of the comments which have come in. I've been deferring comments for some time. Let's take a look at some of the comments. आप अपने comments जरा भेजते रहें. Let's take a look at some of the comments which are coming. Mr. Deepak Kedar again. Oh God, he really does. He has got a lot of response. इस बार 400 plus par BJP. Somebody who calls himself Joe Biden. Joe_Biden. Can we move on, please? Thank you. Again, Deepak Kedar. Are all the rest of them also Deepak Kedar? He will continue to stay as PM, no need to return. These, whatever, who open their filthy mouths will be kicked out. Bastar is a district, I don't know. Srinivas Radhagopalan, 9544. Well, I agree with you that Mr. Modi is returning with 350 plus seats. Mr. Mahmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party. कांग्रेस वर टीका करो नका, याचा असर इंडिया गठबंधन वर हो तो प्लीज. This is Sundar Padmukh advising our friend. Sundar Padmukh advising Mr. Mahmood Deshmukh. Yes. Nitish Kumar, let's take a look. That's the day when we had both Mr. Saji and Mr. Sanjay Thakur with us. Chand, what does that mean? Beautiful, fantastic. Beautiful, wow. Ishwar Jagtap 378. I think they were very impressed with your singing, Pradeep ji. Again, Mr. Mahmood Deshmukh, can we take a look, please? Good. Mohammad Bilal Sheikh 5387. Mohammad Bilal Sheikh साहब लिखते हैं good for Mr. Mahmood Deshmukh. So what happens to reservation? This was, I think, Dr. Surena Malhotra. Yes. And she must be a very disappointed person today. Ameen. Praise the Lord Jesus. Jai Shri Ram.
Mario D'Souza. Mario D'Souza. 9471. Wow. Can we move on, please? Again, Dr. Surena Malhotra of the NCP, Sharad Pawar, Mario D'Souza just promoting Ram instead of doing development. Right. Again, Deepak Kedar. Didn't we receive any comments from anybody else? Tetra 193, there need not be any invitation for the debate. The opposition gamut just to be ignored. All right. In effect, what the person is saying is that there is no need to be invited to. If we have only Mr. Deepak Kedar, can we take some other comments, please, and we'll take them tomorrow. Jokers, I think he's talking about us. That's it. Thank you very much. So that was the Deepak Kedar show. All the comments were on Mr. Deepak Kedar. Just one on two on Mr. Mahmood Deshmukh and two for Dr. Surena Malhotra. But essentially, Deepak Kedar of the All India Panther Sena is the star of the show. I mean, he's the budding party and people love the way Judge. Yeah. So there's even now a vacuum among the Dalit and backward community for a strong leadership. Yes. They want some strong leader to really push them and take them up the hierarchy, which they believe they have not got. So you have this Maratha agitation, these reservations, then you go to OBC agitation. They need somebody like Manoj Jange Patil, somebody to lead them. Bilkul, they're feeling let down, they're feeling suppressed, oppressed. मैं उम्मीद करता हूँ 77, yeah, after years of independence, people are still, lurking or waiting for somebody to come out, take them out and liberate them where the economy is concerned. Absolutely, and social justice, most Bilkul, importantly. yes. Most importantly. Well, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, it is real rock and roll time for politics in India from both Pradeep ji and me and the entire team at Nation Now. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. जय सिया राम. Jai Siya Ram. हर हर महादेव. Har Har Mahadev.